हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम इनके फीचर्स को जानेंगे। इसके अलावा हम इनके क्या फायदे हैं, किसी गवर्नेंस सिस्टम में पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के होने के क्या फायदे हो सकते हैं और इनके क्या नुकसान हैं, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ये भी जानेंगे कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, तो उन लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को आखिर क्यों चुना। तो इस वीडियो में ये सारी बातें होंगी। आगे हम इनको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री की गवर्नेंस सिस्टम वहां के गवर्नमेंट के 3 पिलर पे डिपेंड करती हैं। और वो 3 पिलर हैं कौन से? पहला लेजिस्लेटिव बॉडी, सेकंड एग्जीक्यूटिव बॉडी और थर्ड जुडिशरी बॉडी। इन तीनों का जो इंटर रिलेशंस होता है वो वहां की गवर्नेंस सिस्टम को डिफाइन करने में मदद करता है। अगर हम मोनार्की की बात करें, या आज से कई सालों पहले और कुछ जगहों पे कुछ सालों पहले जो मोनार्की होती थी या किंगशिप होती थी, वहां पर अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशरी पावर, तीनों ही पावर किंग के अंदर निहित होती थी। और राजा जैसा चाहे वैसी पॉलिसी बना सकता था। उसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहे वो उस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता था। इसके साथ जुडिशरी में भी वो जैसा चाहे वैसा ही दंड या उसके हिसाब से निर्णय भी ले सकता था। अगर वो रूल ऑफ लॉ चाहे तो रूल ऑफ लॉ होता था, अगर वो आर्बिट्रेरी तरीके से जुडिशरी चलाना चाहे तो वो वैसे चलाता था। ये तो दोस्तों मोनार्की की बात होगी। और अगर हम डेमोक्रेटिक में भी देखेंगे तो इन तीनों के रिलेशन से ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिससे कि हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। अगर हम आज की डेट में देखें कि कौन सी वो मेजर कंट्रीज हैं जो इन दोनों सिस्टम पे वर्क करती हैं या गवर्नेंस चलाती हैं, तो अगर हम पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम देखें तो आज की डेट में ब्रिटेन, जापान, कनाडा और इंडिया है जो कि मेजरली पार्लियामेंट्री सिस्टम पे अपना गवर्नेंस चलाती हैं। कुछ और देश हैं जो कि मिक्स रूप में चलाते हैं, यानी उसका कुछ पार्ट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की तरीके और कुछ पार्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तरीके वर्क करता है। लेकिन इस वीडियो में हम मेजरली पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ही देखेंगे। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखें तो सबसे पहले यूएसए, उसके बाद ब्राजील, रसिया, और अगर अपने पड़ोस में देखें तो श्रीलंका का भी जो गवर्नेंस सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल टाइप का ही सिस्टम है। पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट का अगर फीचर्स देखें तो, और फर्स्ट फीचर देखें तो पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट में दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो नॉमिनल और सेकंड रियल। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा, फिर राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कोई भी लेजिस्लेशन या बिल तब तक एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता जब तक उस पर प्रेसिडेंट का साइन ना हो जाए। कोई बिल पहले लोकसभा या राज्यसभा में आएगा, उसके बाद वहां से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहां से जब पास हो जाएगा तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तब ये एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, यानी जो डी ज्यूरे हेड है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहां भी ये मेंशन है आर्टिकल 74 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ हेड प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन। और यहाँ पर ये भी मेंशन है कि इनकी जो एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, दो एग्जीक्यूटिव का नाम लेते हैं। सेकंड फीचर देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है। लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी वही अपना लीडर चुनेगा, और वही लीडर प्राइम मिनिस्टर भी बनता है। यहाँ सिर्फ एक ही एक्सेप्शन आता है, अगर किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है तो वहां पर फिर प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकता है, और वो जिस भी पार्टी को चाहे वो वहां उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पोस्ट
के लिए ओथ दिलवा सकता है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल टाइप सिस्टम में देखें या यूएसए में देखें तो वहाँ ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जिस पार्टी का प्रेसिडेंट हो कांग्रेस में या वहाँ के लोअर हाउस में उसकी मेजोरिटी ना भी हो, तो ये वहाँ तो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी लीडर भी उसी का चुना जाएगा और प्राइम मिनिस्टर भी उसी पार्टी से ही बनेगा। तीसरा फीचर जो देखें तो यहाँ पर थर्ड फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर ये फंक्शन करते हैं तो एक ही साथ करते हैं, और अगर किसी भी मिनिस्टर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल टाइप सिस्टम में देखें तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है और जब चाहे उसे सस्पेंड भी कर सकता है। फोर्थ फीचर देखें तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है इस सिस्टम में। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बन रही है तो उसके जितने भी मिनिस्टर होंगे वो एक ही पार्टी से आएंगे, या अगर कोalition गवर्नमेंट भी है तो वहां पर एक कंसेंसस होता है और एक कॉमन आइडियोलॉजी को बीच में लाया जाता है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी सेम होने से उनके आपस की जो फंक्शनिंग होगी, जो वर्किंग कल्चर होगा, उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, और जो भी वो पॉलिसी या स्कीम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर जो भी अगर बिल भी पास कराना चाहते हैं तो वो आसानी से हो सकता है। यानी जो फंक्शनिंग होगी वो स्मूथली चलती रहेगी। फिफ्थ फीचर देखें तो यहाँ के जो मेंबर होते हैं उनको डबल मेंबरशिप होती है, या जो यहाँ के मिनिस्टर होते हैं उनका एक डबल मेंबरशिप होता है। एक तो उनको लेजिस्लेशन का भी पार्ट होना पड़ता है, इसके साथ ही वो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि कोई भी मिनिस्टर अगर वो पार्लियामेंट का, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो वो मिनिस्टर 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन अगर यूएसए में देखें या प्रेसिडेंशियल टाइप सिस्टम में देखें तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको कांग्रेस से कोई रिलेशन नहीं होता, या फिर वहाँ के अपर हाउस या लोअर हाउस से उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। सिक्स फीचर देखें तो यहाँ पर जो सिक्स फीचर है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए है कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक लीडर का रोल अदा करता है। अगर पूरे गवर्नेंस का सिस्टम देखें तो वो प्राइम मिनिस्टर के ही डायरेक्शन पे चलता है। वो अपनी खुद की कैबिनेट बनाता है और कैबिनेट में जैसी हर डिपार्टमेंट की जैसी पॉलिसीज होनी चाहिए वो खुद उसको डिसाइड करता है। तो अगर एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल होता है वहां के गवर्नेंस सिस्टम में। अगर प्रेसिडेंशियल टाइप सिस्टम के फीचर्स को समझने की कोशिश करें और फर्स्ट फीचर देखें तो इस सिस्टम में एक सिंगल हेड होता है, यानी प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट होगा और वही एग्जीक्यूटिव का भी हेड होगा। तो इस सिस्टम में कोई भी डायरकी नहीं होती है, जैसे कि हमने अभी पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा था। तो यहाँ जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा ही लिए जाएंगे, और उनका एग्जीक्यूशन भी प्रेसिडेंट के दिशा निर्देशों पर ही या उनके ही डायरेक्शन पे होगा। सेकंड फीचर देखें तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। लेकिन ये इलेक्टोरल कॉलेज जो इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उससे डिफरेंस होता है। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो इनकी नंबर्स होते हैं वो कांग्रेस के नंबर के बराबर होते हैं, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर इसके साथ जो सेनेट के मेंबर हैं दोनों को मिला के जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर इलेक्टोरल कॉलेज के भी होंगे। अगर थर्ड फीचर देखें तो एक नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। इसका मतलब जो भी मिनिस्टर हैं या वहां पर जो सेक्रेटरीज कहा जाता है वो कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पे उन्हीं के डायरेक्शन पे अपना फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। अगर फोर्थ फीचर देखें तो प्रेसिडेंशियल टाइप सिस्टम में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का अच्छी तरीके से फॉलो अप होता है। जैसे कि अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है इन दोनों के मेंबर कॉमन होते हैं। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल टाइप सिस्टम में देखें या यूएसए में देखें
तो वहाँ का एग्जीक्यूटिव डिफरेंट होगा या सेपरेट होगा, और वहाँ की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी वो सेपरेट होगी। तो वहाँ पर इस डॉक्ट्राइन का पूरी तरीके से पालन किया जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का अगर मेरिट देखें तो फर्स्ट मेरिट ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी के बीच में एक हार्मोनी होती है। इसकी वजह यही है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी का मेंबर होता है वही एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर होता है, इसलिए जो इनकी फंक्शनिंग होती है वो कोऑर्डिनेटेड होती है, कंसंट्रेटेड होती है, और इस वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। सेकेंड मेरिट देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। इसका रीजन ये है कि जो पार्लियामेंट होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है, इनके फंक्शनिंग पे कंट्रोल रखता है, इनके पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे कंट्रोल रखता है, और इसके लिए वेरियस टूल्स पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जैसे कि एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इन सारे टूल की वजह से गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखा जा सकता है। थर्ड मेरिट देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो कभी गवर्नेंस के अंदर डिस्पोटिज्म नहीं ला सकती है। इसकी वजह यह है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड विथ प्राइम मिनिस्टर, तो हर जो मिनिस्टर होता है वो अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है, और वहां से वो पॉलिसी को तैयार करता है, और जब वो पॉलिसी कैबिनेट के अंदर टेबल पे आती है तो वहाँ जितने भी मेंबर होते हैं सभी के एडवाइस के साथ उसको और सेव किया जाता है, और वहां पर सेव होने के बाद फिर वो पार्लियामेंट के अंदर जाती है, और पार्लियामेंट में जहां पर अपोजिशन पार्टीज भी होती है और गवर्नमेंट की जो पार्टीज होती है या जिस पार्टी का गवर्नमेंट होते हैं वहाँ उस पार्टी के भी मेंबर होते हैं, तो वहां पर एक अच्छे खासे डिस्कशन के बाद उन पॉलिसीज को या बिल को और सेव किया जाता है, और उसके कहीं बाद वो बिल पास होता है, फिर जाके कहीं बिल एक्ट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो किसी एक मेंबर की या किसी अगर हम सोचें प्राइम मिनिस्टर की डिस्पोटिज्म आ सकती है, तो ऐसे सिस्टम में आना बहुत ही मुश्किल है। फोर्थ मेरिट देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ऑलरेडी तैयार रहती है। अगर कभी किसी इमरजेंसी में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है अगर वो मेजोरिटी लूज कर देती है, तो वहां पर ऐसा नहीं आएगा कि गवर्नमेंट या गवर्नेंस कंट्री का बिना किसी हेड के चल रहा है, बिना किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के चल रहा है। वहां पर प्रेसिडेंट द्वारा ये डिस्कशन लिया जा सकता है और वो अपोजिशन पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए या गवर्नमेंट बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। फिफ्थ मेरिट देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसका एक वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है। एक एग्जांपल समझते हैं कि जो भी मिनिस्टर, अगर फिफ्थ मेरिट की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट तैयार होती है वो एक वाइड रिप्रेजेंटेशन के साथ रेडी होती है। जैसे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, हर मिनिस्टर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है और वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आया होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस वजह से जो गवर्नमेंट तैयार होती है उसमें डिफरेंट सोसाइटी और डिफरेंट सेक्शन के लोग होते हैं, और एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन तैयार होता है गवर्नमेंट के अंदर, और उस गवर्नमेंट के पार्ट वो बनकर वहाँ की पॉलिसीज को वो सेव करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर डिफरेंट सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, और इस वजह से जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसमें उन सभी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने सेक्शन के या जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आए होते हैं उनके हित को और अहित को भी अपने दिमाग में रखते हुए उन पॉलिसी का दिशा निर्देशन करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर अगर डिमेरिट दिखे तो फर्स्ट डिमेरिट यही है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट होती है वो अनस्टेबल होती है। जिस पार्टी की मेजोरिटी पार्लियामेंट में होती है वो पार्टी तब तक गवर्नमेंट में रहती है या गवर्नमेंट को फंक्शनिंग में ला सकती है जब तक कि उस पार्टी की मेजोरिटी है। जिस दिन पार्टी की मेजोरिटी लूज होती है उस दिन प्रेसिडेंट द्वारा अपोजिशन लीडर को नई गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जा सकता है। अगर सेकंड डिमेरिट देखें तो जो पॉलिसीज बनाई जाती है उनका कंटिन्यूएशन नहीं हो पाता है। अब जैसे कि किसी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया और उनको एक एक्ट के रूप में
इम्प्लीमेंट भी कर दिया। लेकिन किसी वजह से जब गवर्नमेंट चेंज होती है और अगर नई गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है वो उस पॉलिसीज के लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो वो उस पॉलिसीज को नेग्लेक्ट भी कर सकती है और हो सकता है कि उसी से सिमिलर या थोड़ा डिफरेंट करके दूसरी पॉलिसीज को वो फॉर्मुलेट करे और फिर उसको पार्लियामेंट में पास कराने के बाद उसके ऊपर वर्क करना चालू कर दे। तो इस तरीके से जो पॉलिसीज होती हैं, किसी एक पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन में हो पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। अगर थर्ड डिमेरिट देखें, तो अगर कोई गवर्नमेंट जो मिनिमम मेजॉरिटी होती है उससे ज़्यादा उसकी मेजॉरिटी होती है, तो ये चांसेस काफ़ी होते हैं कि जो वहाँ की कैबिनेट होगी उसकी पूरे गवर्नमेंट के ऊपर डिक्टेटरशिप होने के चांसेस हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हमने जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट देखी थी, तो उस टाइम भी 1971 के बाद जब वो मेजॉरिटी में आई, तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के जो एक फंक्शन थे वो देखने को मिलने लगे थे। उसके बाद जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उनमें भी ये इंसिडेंट देखने को मिले थे। इवन जो आज की गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन या उसके इम्प्लीमेंटेशन में डिक्टेटरशिप के कुछ पॉइंट देखे जा सकते हैं। अगर फोर्थ डिमेरिट की बात करें, तो अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, जैसा कि हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखा था कि एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से सेपरेट होता है लेजिस्लेटिव से और जुडिशरी तो अलग होती है। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन नहीं होता है। इवन जो लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर होते हैं वही एग्जीक्यूटिव बॉडी के ही मेंबर हो पाते हैं। तो इस तरीके से जो एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन होता है, वह यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का वायलेशन होता है। फिफ्थ डिमेरिट देखें, तो यहाँ की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो अमेच्योर द्वारा फंक्शनिंग की जाती है। अगर हम यूएसए का एग्जांपल देखें या प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एग्जांपल देखें, तो वहां पर जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीज होते हैं वो हर किसी के अपने जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ के वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जब वो स्पेशलिस्ट अपने डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग को देखते हैं, तो वो उनके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उस डिपार्टमेंट में, जो पहले के एक्सपीरियंस होते हैं, साथ में जब फंक्शनिंग के दौरान जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो वहाँ के कंट्री को हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें, तो जो गवर्नमेंट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, वो सिटीजन्स के एक ग्रुप ऑफ सिटीजन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, या ये जिस डिपार्टमेंट के हेड बनाए गए हैं उनको उसके बारे में इनको कोई अच्छी जानकारी नहीं है। ये सिर्फ सेक्रेटरी के भरोसे, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उनके एडवाइस पे ये अपने फंक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट एक तरीके से कही जाती है कि गवर्नमेंट अमेच्योर द्वारा चलाई जा रही है। इस गवर्नमेंट को चलाने वाले अपने डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में काफ़ी डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रायोरिटी दी और इसके लिए उन्होंने कुछ रीजंस भी बताए। अगर फर्स्ट रीजन देखें तो फर्स्ट रीजन है कि फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। अगर हम 1909 के मॉडल मॉन्टे रिफॉर्म को देखें तो उस टाइम एक स्मॉल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इस सिस्टम को लगभग तब से लेके लगभग 30 से 40 साल तक इस सिस्टम के अंदर फंक्शन कर रहे थे। तो फाउंडिंग फादर्स ने फिर एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से बेहतर चल रही सिस्टम के अनुसार ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाने के लिए इसकी प्रायोरिटी दी और इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ ही इंडियन गवर्नेंस सिस्टम को कंटिन्यू रखा। सेकेंड रीजन देखें तो प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम देखें तो ये मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन इसके साथ ही ये अनस्टेबल गवर्नमेंट को भी इस्टेब्लिश करता है। वहीं अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देखें तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी पूरी होती है। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने स्टेबिलिटी की जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उस टाइम का जो सिचुएशन था वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भी डिमांड कर रहा था। जैसा कि अगर देखा जाए तो उस टाइम की सिचुएशन काफ़ी ही बुरी थी और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करने के लिए या फिर स्कीम और पॉलिसीज को ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की आवश्यकता थी। थर्ड रीजन देखें
तो उस टाइम ये डिमांड था कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी हो और एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो या मिनिमम के बराबर हो। अगर उस टाइम देखें तो लगभग जो देश की सिचुएशन थी, लगभग 80 से 85% लोग इलिटरेट थे, और उन सभी तक जो स्कीम का फॉर्मुलेशन था वो इन दोनों बॉडीज के कोऑर्डिनेटेड इफर्ट के साथ तैयार करना था, और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक कमेंसरेटेड इफर्ट की आवश्यकता थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रोवाइड थी, फाउंडिंग फादर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में अडॉप्ट करने के लिए प्रायोरिटी दी। फोर्थ रीजन देखें तो प्रायोरिटी टू वाइड रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि एक इस गवर्नेंस सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो मेनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो पार्लियामेंट में मेंबर आते हैं वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए होते हैं। तो इस तरीके से जो एक ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्लियामेंट के पार्ट बनते हैं, और वही पार्लियामेंट के मेंबर फिर गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं। तो इस तरीके से एक डिफरेंट सोसाइटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में हो सके। और जैसा कि आज भी इंडिया एक हेटेरोजेनस सोसाइटी है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो इस वजह से इन सभी का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में हो सके, इस वजह से भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रायोरिटी दी गई। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप सिस्टम को ब्रीफ में समझ लिया है, इनके फीचर को समझ लिया है, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को काफी हद तक समझ लिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगली ही वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में।